अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसी की कॉन्टिन्यूशन में होगी। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 21 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड एजिंग। ठीक है, अभी तक हम डेवलपमेंट वाले पार्ट को ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट कैसे बनता है, गेमेटोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, क्लीवेज, देन गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ। इन प्रोसेस पे हमारी प्रीवियस 3 लेक्चर्स में डिस्कशन हुई। अब ये हमारा 4th लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन एजिंग है और इसमें जो हमारे आउटलाइंस होंगे जिनको हमने डिस्कस करना होगा, दैट इज़ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक ग्रॉस ओवरव्यू। हम ऊपर से देखेंगे कि क्या क्या होता है। हमने तो पहले देखा ना कि खाली एम्ब्रियो के अंदर क्या हो रहा है। अब हम एम्ब्रियो के बाहर जो कैविटीज़ हैं, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, उनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ट्राइमेस्टर इन द ह्यूमन एम्ब्रियो या ह्यूमन फीटस इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि फीटस कब कहलाता है? वो 3rd मंथ से लेके बर्थ तक जो एम्ब्रियो होता है, दैट इज़ कॉल्ड फीटस। तो ह्यूमन की फीटस की डेवलपमेंट, ठीक है, वो किस में? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राई मीन्स 3 और मेस्टर मीन्स एक काइंड ऑफ चंक, एक पार्ट। ठीक है, अच्छा तो अब हमारी डिस्कशन होगी कि किस तरह से डेवलपमेंट एम्ब्रियो की जो हो रही है उसमें फर्दर क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करके फिर उसके बाद ट्राइमेस्टर वाली जो डिटेल इंडिविजुअल डिवीजन है उसकी एक्सप्लेनेशन है वो इसके बाद देंगे। तो आपकी किताब के पैटर्न पे चलते हैं। सून आफ्टर सिंगेमी। सिंगेमी मतलब कि जब इंटरकोर्स या कॉपुलेशन या औरत और मर्द का जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, मेल फीमेल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कुड बी ह्यूमन, कुड बी सैलमेंडर्स, कुड बी सी अर्चिन्स, जो भी हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक 1 सेल्ड जाइगोट बनता है। जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है? एक सेल का 1 सेल्ड होता है जाइगोट। हालांकि 2 सेल्स ने मिलकर एक सेल बनाया। स्पर्म एक सेल था, ठीक है, एक सेल था एग। इन 2 सेल्स ने मिलके एक सेल बनाया, दैट इज जाइगोट। इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद द जाइगोट अंडरगोज चेंजेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फीटस एंड अल्टीमेटली टू एन अडल्ट। हमें पता है कि पहले जो 1 सेल स्टेज है उस पे उसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर 3 महीने तक इट विल बी कॉल्ड एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को ख़ास तौर पे तीसरे महीने से बर्थ तक का हम कहेंगे फीटस। फिर फीटस के बाद वो न्यू नेट या बेबी जो पैदा हुआ, और फिर फाइनली क्या बन जाता है? एडल्ट। तो ये कुछ स्टेजेस हो जाती हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन पे हम डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज इट? फर्टिलाइजेशन इज कंसेप्शन। इट नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द fallopian tube and the zygote travels down the uterus. In the fallopian tube it undergoes cleavage which leads to the formation of blastocyst, a cluster of cells resembling a tiny raspberry by the time it reaches the uterus. ठीक है, ये हमने जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपकी इफ दिस इज योर ओवरी, ठीक है, ये सर्विक्स एंड देन विजाइना, और इसकी जो है यहाँ से ये ओवरी और इसके यहाँ पे एक हाथ जैसे निकले होंगे, दैट विच आर दी ओवरी डक्ट्स। ठीक है, अब ये जो ओवरी डक्ट्स हैं, ये ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे ओवरी पड़ी हुई है आपकी, ये इसके फिम्ब्रिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरी होती है और वो यहाँ पे कनेक्टेड भी होती है। खैर, एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ ये बताने के लिए कि जो स्पर्म है इट कम्स एंड देन इट गोज देयर, और ओविडक्ट के अंदर यहाँ ओवरी है, यहाँ से एग आ रहा है, यहाँ स्पर्म है। इस ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में, यानी कि जो करीब वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जाके कुछ इस जगह पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है या जाइगोट है वो यूट्रस में आएगा। जब ये आ रहा होगा ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर, तो तभी जाइगोट बन गया है ना, तो इसकी थोड़ी सी डिवीजन, एक क्लीवेज दूसरी क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये यूट्रस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, The pregnancy is usually established when blastocyst is implanted into the endometrium of the uterus. अब क्या था कि ये जो चीज़ बन रही थी जाइगोट के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा था, क्या था? ब्लास्टुला था। तो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट की जब कंसेप्शन या इम्प्रेगनेशन होगी या इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस की, यूट्रस है, इसकी मायोमेट्रियम थी, एंडोमेट्रियम थी, और
मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम, ठीक है। या एक्टोमेट्रियम को हम पेरीमेट्रियम कह देंगे जो बाहर की लेयर थी। खैर ये हमने रिप्रोडक्शन में ये चीज़ें पढ़ी है। तो अब ये यहाँ पे आके जब इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाएगा, इस टाइम पे हम कहेंगे कि औरत प्रेग्नेंट हो गई है, फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है। द इनर सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विल बिकम द एम्ब्रियो वाइल द आउटर सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म विल बिकम द मेम्ब्रेन्स दैट प्रोटेक्ट एंड नरिश द एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इसके इनर सेल है, एक इनर सेल मास जो होगा, उस इनर सेल से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और उससे जो है बेबी बनेगा, ठीक है। और जो आउटर सेल्स होंगे, ये जो आउटर एक्टोडर्म होगा, उससे क्या बनेगा, नरिशिंग लेयर्स वगैरह उसकी बनेंगी, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्शन देंगी और उसको फूड वगैरह की और एक उसका जो है एक सॉफ्ट सा कवर बन जाएगी, उसको हिफाजत करेंगी एम्ब्रियो की, जो एम्ब्रियो क्या है, जो बेबी बन रहा है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रियो बिगिंस टू सिक्रीट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन दैट इज HCG which retains the corpus luteum. Thus secretion of progesterone is continuous और follicle stimulating hormone is inhibited. ये सब हम डिस्कशन अपने रिप्रोडक्शन में कर चुके हैं। यहाँ दोबारा बताती हूँ कि क्या हुआ था कि जब कंसेप्शन हो गई तो इस एम्ब्रियो से एक हार्मोन निकलेगा, ये एम्ब्रियो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम कहेंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG रिलीज करेगा, जो कि वहाँ पे क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में रह गया था। यहाँ ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, जब फॉलिकल के अंदर से एग, अंडा बाहर निकल जाए ओवम, तो पीछे जो चीज़ रह जाएगी दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती थी, इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म और एग फर्टिलाइज नहीं हुए, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो HCG नहीं आएगा। अगर HCG नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज यानी कि 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई, जैसे इस केस में हो गई है, एम्ब्रियो की या ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हो गई यूट्रस की वॉल में, तो ये रिलीज़ करेगा HCG। अब ये HCG जाके क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा, यानी ये जो उसने 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाना था वो अब ख़त्म नहीं होगा, HCG की वजह से वो मेंटेन रहेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, इसका क्या मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स बराबर रहेंगे। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स बेबी की प्रोडक्शन में, और ये क्या कर रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फर्दर जाके यूट्रस की वॉल्स को मेंटेन कर रहे थे, वेस्कुलराइजेशन करा रहे थे, यूट्रस को स्पंजी बना रहे थे। तो यूट्रस के माहौल को ठीक रखते थे कौन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो कि निकल रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है, HCG, जो कि खुद एम्ब्रियो से निकल रहा है, ठीक है। और अच्छा, एक और बात इसमें ये है कि FSH इनहिबिट हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है। HCG निकल रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को ज़्यादा करा रहा है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो कि पिट्यूटरी से निकल रहा था उसको कम या फिर इनहिबिट करा देगा, बिल्कुल रोक देगा। वाई, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या कर रहा था, इस ओवरी में जाके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके और उनके अंदर से एग का रिलीज कराना था और फिर प्रेगनेंसी कॉज करानी थी। लेकिन अब एग रिलीज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई है, एक प्रेगनेंसी चल रही है, एक प्रेगनेंसी के दरमियान हमें दूसरी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हमें दूसरा फॉलिकल मैच्योर या स्टिमुलेट नहीं करना, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा, नहीं निकलेगा। इसको नहीं निकालने के लिए क्या चीज़ है, HCG चाहिए। HCG होगा तो FSH कम रहेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ज़्यादा रहेंगे। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स एंड डेवलप्स द एंडोमेट्रियम, द आउटर प्रोटेक्टिव membrane of embryo, the chorion grows and completely surrounds the embryo, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का हमने पढ़ लिया कि वो क्या करता था, पूरा उसको जो आपका मायोमेट्रियम है या एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, उसको मेंटेन करके रखता था कि उसकी स्लोइंग ऑफ ना हो। स्लोइंग ऑफ का क्या मतलब है कि उसका टूट के वो बह के गिर ना जाए। और अच्छा, अब इसके अराउंड एक लेयर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे कोरियन। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अराउंड एक लेयर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे कोरियन। अब कोरियन क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है और पूरे एम्ब्रियो को सराउंड कर लेती है, ठीक है। इट डेवलप्स विलाई, जिन्हें हम कहते हैं फिब्रस प्रोजेक्शंस, एंड बरोज इनटू द एंडोमेट्रियम।
लेटर प्लेसेंटा बिगिंस टू फॉर्म विच नरिशेस द फीटस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अब क्या है, ये जो कोरियन है इसके अंदर से विलाई, विलाई कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी विलाई विलाई होते हैं। विलाई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये जो कोरियन है जिसने पूरे एम्ब्रियो को सराउंड किया हुआ है, इसमें से ऐसे विलाई निकलेंगे और वो विलाई क्या करेंगे, इसकी वॉल में घुसते जाएंगे, उंगलियां अपनी लगेगी, यूट्रस है, यूट्रस की वॉल में अपनी उंगलियां अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से वो फंस जाएंगे ताकि एम्ब्रियो पूरी तरह इम्प्लांट होके घुस जाए उसके अंदर। और इससे क्या होगा कि विलाई की प्रोडक्शन से क्या होगा, प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माँ और बच्चे के दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा जो है माँ का जो फूड है, माँ के थ्रू फूड लेके बच्चे को देता है। अब जब कुरियन से विलाई बने और फिर विलाई अल्टीमेटली प्लेसेंटा में ड्राइव हो जाएंगे तो बाहर क्या है, ये एक औरत है, ये उसका एब्डोमिनल कैविटी, उसकी टांगें, ठीक है। तो ये औरत प्रेग्नेंट है, ये सब कुछ उसके यूट्रस में चल रहा है। अब यहाँ पे से उसकी आर्टरीज है गुजर रही हैं, इसका दिल है औरत का, तो यहाँ से ये वो उसके जो आर्टरीज आ रही हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही हैं, ऑक्सीजन लेके आ रही हैं। प्लेसेंटा जो कि कोरियन के ऊपर से विलाई निकले थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और फिर फर्दर वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये प्लेसेंटा जो है कनेक्शन होगा माँ और बच्चे के दरमियान, और बच्चे को और माँ से, औरत से जो है वो न्यूट्रिशन और फूड वगैरह लेके पहुँचाएगा, ठीक है। A normal human pregnancy or gestation period lasts 9 months या 280 days from the last time of last menstruation 260 days after fertilization, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप इसे काउंट करें कि gestation period यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, 280 डेज या 9 मंथ्स होता है, 280 डेज या 9 मंथ्स, ठीक है। किस हिसाब से, फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, आखिरी जो पीरियड हुआ था लास्ट मेंस्ट्रुएशन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप इसे उस हिसाब से देखें कि फर्टिलाइजेशन कब हुई थी तो 266 डेज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कौन से पीरियड में जाके होगी, जब पहले आपका जो है डिफरेंट फेजेस चल रहे होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल फेज और ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन फेज। तो फर्टिलाइजेशन पहले एक मेंस्ट्रुअल फेज गुजर गया, फिर उसके बाद जो है फॉलिकुलर फेज गुजर गया, तीसरा फेज जो ओवेरियन फेज होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। तो मेंसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने दिन गुजर गए, 280 डेज, और उसके काफ़ी मेंसेस के ख़त्म होने के तकरीबन 14 इस तरह दिन के बाद जो है जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो 266 डेज, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब फर्टिलाइजेशन हो गए, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है इधर ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में, तो उस दिन से हम प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं। तो उस हिसाब से 266 डेज, 266 दिन होते हैं प्रेगनेंसी के। और अगर आखिरी जो है पीरियड कब हुए थे, आखिरी पीरियड्स के आखिरी जो ब्लड का फ्लो हुआ था, मेंसेस हुए थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो 280 डेज या 9 मंथ्स होते हैं, ठीक। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड कैन बी डिवाइडेड रफली इनटू ट्राइमेस्टर्स, 3 ट्राइमेस्टर्स और 3 मंथ्स पीरियड, ठीक है। 3 दाने 3 महीनों के पीरियड्स में हम ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड को, ह्यूमन फीटस के डेवलपमेंट को, प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राई मीन्स 3 और मेस्टर मीन्स मंथ। ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने, यानी कि पहला से तीसरा महीना, चौथे से छठा महीना और 7वें से 9वां महीना, 3 महीनों के गैप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जो है डिटेल में देखेंगे कि पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, इसीलिए हम लोग प्रेग्नेंट औरत का जो है वो छठे, 7वें, 9वें महीने में ख्याल रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल रखने का, सबसे ज़्यादा जो कॉशियस और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और एहतियात करने की और न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा पहले 3 महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है। इट बिगिंस फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड कंसिस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटल डेवलपमेंट एंड मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो सब कुछ, कितना कुछ जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जो कि यहाँ हो गई आपके ओविडक्ट के अंदर, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, थोड़ी थोड़ी क्लेवेज हुई, और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, ठीक है। तो सबसे पहली डिस्कशन इसकी होती है कि जब आपने कॉपुलेट किया, इंटरकोर्स सेक्सुअल किया, उसके बाद फर्टिलाइज हो गया, फिर वो जाइगोट क्लेवेज हुई उसके ब्लास्टोसिस्ट बन गया वो। अब ब्लास्टोसिस्ट कब जाके इम्प्लांट होगा, 2nd वीक में, ठीक है, एंड ऑफ 2nd वीक में, फर्टिलाइजेशन के बाद
सेकेंड वीक में जो है वो जाके इधर इम्प्लांट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर। फिर उसके अराउंड एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं जिनसे वो अपनी नरिशमेंट ले रहा होता है, यानी कि यूट्रस से अपनी नरिशमेंट ले रहा होता है। जो इसकी आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट विद एंडोमेट्रियम स्लोली गिव्स राइज टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे बनता है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो की जो बाहर की एक सेलुलर लेयर होती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये ट्रोफोब्लास्ट है, और इसके अराउंड अब क्या है, यूट्रस है जिसमें ये फंस रहा है। तो ये यूट्रस की कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम प्लस ट्रोफोब्लास्ट, जो मतलब कि यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर और एम्ब्रियो की सबसे बाहर की लेयर, एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा, जो कि मदर, माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है वो क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कैसे बनती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ होना, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो के बाहर की तरफ जो लेयर्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो कैसे बनती हैं। ऑल दोज मेम्ब्रेन्स विच प्रोटेक्ट एंड नरिश द एम्ब्रियो आर कलेक्टिवली नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। दीज आर एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन एंड योक सैक, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या हैं, जो जितनी भी मेम्ब्रेन्स, जितनी भी हिफाजती लेयर्स एम्ब्रियो के बाहर प्रेजेंट होंगी उन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जो कि कौन कौन सी है, एक है एमनियन, ठीक है, हमने पढ़ लिया ना ये पहले, ऊपर जो डिस्क होती है एम्ब्रियो की वो डिवाइड कर देती है, एक ऊपर एमनियन और नीचे योक सैक में। उसके अलावा बाहर को दो और होती हैं, एलेंटॉइस, कोरियन और फाइनली और योक सैक, ठीक है। अब जब आप इसको अगली क्लासेस में फर्दर, जब आप मेडिकल में जाएंगे या ज़ूलॉजी भी जाएंगे, डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे डिटेल में, एम्ब्रियोलॉजिस्ट अगर आप बनेंगे तो आप देखेंगे कि ये मतलब तब आप ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है। पहले तो वो एक प्लेट में होता है, फिर कैसे बच्चा फोल्ड हो जाता है। तो जब ये फोल्डिंग्स होती हैं तो ये कवरिंग पूरा एक सर्कल में एम्ब्रियो के अराउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले हम एमनियन को पढ़ते हैं। एमनियन इज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव कोट विच इज पर्सनल पॉन्ड ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। पॉन्ड क्या होता है, कोई जो पानी की छोटा सा जोहड़ होता है उसे हम कहते हैं पॉन्ड। तो एम्ब्रियो के अराउंड जो सबसे पहली लेयर, ये एक एम्ब्रियो, इसकी फोल्डिंग हो चुकी है, ये एक एम्ब्रियो है, ये इसका मुंह है, इसके अराउंड जो पहली लेयर बनेगी दैट इज एमनियन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें वाटर और फ्लूइड्स और सॉफ्ट मीडियम प्रेजेंट होता है। अब किसी चीज़ को पानी में डाल के, किसी चीज़ को लिक्विड में, यानी फीटस को लिक्विड में डाल के क्यों रखा है, ताकि ट्रॉमा से, झटका अगर कोई लगे, कोई एक्सीडेंट हो तो वो इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सके पानी अपने अंदर और वो बच सके, ठीक है, बच्चे एकदम से मर ना सके। किसी चीज़ के अंदर अगर वाटरी फ्लूइड में डाल के किसी चीज़ को रख दें तो वो सेफ़ हो सकती है, फ्रिक्शन और इम्पैक्ट कम होगा, वो वाटर जो है, वो जो उसके अंदर कैविटी में जेल है, वो उस फोर्स को बर्दाश्त कर लेगा, बजाय इसके कि बच्चे के ऊपर जोर आए या बच्चे को कोई ट्रॉमा हो। The second protective coat is allantois, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, which contributes the circulatory system. Its blood vessels become umbilical cord, ठीक है, blood vessels of fetus that transport blood to and from the placenta. जो सेकेंड लेयर है allantois, ये जो एम्ब्रियो के अंदर सर्कुलेशन हो रही होती है कि एम्ब्रियो के अंदर ब्लड का जो सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा बनता है, अब फिर वो अम्बाइलिकल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अम्बाइलिकल आर्टरीज हैं या अम्बाइलिकल ब्लड वेसल्स हैं, फीटस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो किससे बनते हैं, allantois से, ठीक है। फिर तीसरा प्रोटेक्टिव कोट कोरियन है, जो कि इन सारी मेम्ब्रेन्स को, एमनियन को, allantois, योक सैक, सब के अराउंड जो सबसे बाहर होता है वो कोरियन होता है, ठीक है। और कोरियन से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, ठीक है। ये हमने देखा कि एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, कोरियन वाली जगह में तो होता है, तो कोरियन ट्रोफोब्लास्ट वाली जगह से प्लेसेंटा बन जाता है। और प्लेसेंटा क्या है, माँ और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन, ठीक है। फिर योक सैक हमारी आखिरी चीज़ रह गई। योक सैक क्या है, इसके अंदर लिटिल और नो योग होता है ह्यूमंस में, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया कि हमें योग की खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो जानवर अंडे देते हैं और उनको सिर्फ अपने अंडे से ही ग्रो करना होता है उसके ज़ायगोट ने, तो फिर क्या होता है कि उनमें योग की ज़रूरत होती है, मगर ह्यूमंस में ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब जो योग सैक है, इसमें क्या होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट, पहली दफ़ा, यानी कि फीटस के अंदर सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, योग सैक के अंदर, फिर वो जो है शिफ्ट हो जाते हैं किसी और ऑर्गन में, फिर बोन मैरो में। फाइनली जब हम एडल्ट्स हैं, हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर, लेकिन फीटस के अंदर पहले आरबीसी योग सैक में बनते हैं। तो एमनियन क्या था,
सबसे पहली कैविटी जो बनती है वो एमनियन है, जिसमें फ्लूइड होता है, वो प्रोटेक्ट करके रखती है बच्चे को। फिर उसके बाद एलेंटॉइस है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है बच्चे का। कोरियन से प्लेसेंटा बनता है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है योक सैक से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बच्चे के अंदर। अब प्लेसेंटा किस तरह से बनता है, प्लेसेंटल डेवलपमेंट को ज़रा देख लेते हैं। ये सब चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही हैं। Some cells of the embryo grow into a disc-like structure known as placenta, which closely attaches the embryo to umbilical cord and mother blood vascular system. ठीक है, एम्ब्रियो के कुछ सेल्स वो एक डिस्क जैसा बना देते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि एम्ब्रियो को अम्बाइलिकल कॉर्ड और मदर के वेस्कुलर सिस्टम यानी मदर के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे जोड़ देता है। अब उससे क्या होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स और यूरिया वगैरह का एक्सचेंज होता है वहाँ के अंदर, और बच्चे के अंदर से फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या यूरिया होगी वो निकल जाएगी, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे को चाहिए वो चीज़ें बच्चा जो एम्ब्रियो है वो ले लेगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। पहले क्या होता था कि HCG रिलीज़ कर रहा होता था ये जो एम्ब्रियो है, और फिर वो HCG जाके कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलवा रहा होता था। लेकिन जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा खुद ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, रिलीज़ करता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की वॉल्स को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अब वो कहाँ से निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम के बजाय वो निकल रहा है कहाँ से, प्लेसेंटा से, जिसकी हम अभी डिस्कशन पढ़ रहे हैं। इस प्लेसेंटा से अब क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन खुद से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, द प्लेसेंटा ग्रोज थ्रू आउट प्रेगनेंसी, हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ द मदर ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटा इज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, 12 से 13 वीक्स में, पहले ट्राइमेस्टर में जो है प्लेसेंटा कंप्लीट बन जाता है, मगर पूरी प्रेगनेंसी में वो और बड़ा होता जाता है और उसकी ग्रोथ होती जाती है। द कॉर्पस ल्यूटियम स्लोली डिजेनरेट्स ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ HCG एंड प्लेसेंटा टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये बात मैंने आपको बता दी कि आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है उसमें से प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा, अब प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस इज फुली फॉर्म्ड, वेटिंग अबाउट 1 ounce एंड मेजरिंग एन एवरेज 3 to 4 inches इन लेंथ। जब पहली ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, 1 ounce का फीटस का वेट होता है, 1 ounce फीटस का वेट सिर्फ इतना सा होता है, और लेंथ उसकी कितनी होती है, 3 से 4 इंचेस फीटस की लेंथ होती है। इतना सा वेट और इतनी सी लेंथ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने के इख्तिताम पे। ठीक है, फिर आपकी बुक में एक टेबल है जिसमें जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इवेंट्स लिखे हैं कि पहले 4 हफ्तों में क्या होता है, आखिरी 4 हफ्तों में क्या होता है, और 9 to 12 वीक्स में क्या होता है। तो इसमें यही वाले इवेंट्स हैं मेजर। क्या होता है, पहले मेजर सिस्टम और ऑर्गन्स बनना शुरू कर देते हैं। एम्ब्रियो एक टैडपोल, छोटे से जैसे फ्रॉक का बच्चा होता है उसे टैडपोल कहते हैं, उसकी शक्ल ले लेता है। न्यूरल ट्यूब बन जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं। पहले 4 हफ्तों में ये हो रहा है। लिम्ब बर्ड्स, यानी कि लिम्ब बर्ड्स मतलब हाथ की जगह ऐसे और पाँव की जैसे ऐसे दोनों तरफ सुराख से गोल से बन जाते हैं, जिनसे लिम्स बनने होते हैं। हार्ट की बीटिंग स्टार्ट हो जाती है 4 वीक्स में। तो पहला ऑर्गन जो काम करना शुरू होता है वो हार्ट है। हमने देखा ऑर्गेनोजेनेसिस में पहला ऑर्गन सिस्टम जो थोड़ा थोड़ा बनना शुरू होता है वो नर्वस सिस्टम है, लेकिन पहला ऑर्गन जो फुली फंक्शन होता है फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर वो है हार्ट। फिर एंड ऑफ 8 वीक्स, पहले 4 हफ्तों में ये हो गया। अगले 4 हफ्तों में क्या होता है, सारे बॉडी के सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, वो डेवलप हो जाते हैं और थोड़े थोड़े काम करना शुरू कर देते हैं। एम्ब्रियो की शक्ल ह्यूमन से मिलना शुरू हो जाती है, सर बड़ा हो जाता है, बाकी हाथ छोटे और बाजू लंबे और ये बनना शुरू हो जाते हैं। फिर टूथ बर्ड्स बनते हैं छोटे छोटे से, जिनसे बाद में बच्चे के टीथ बनेंगे। बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, सिर्फ टूथ बर्ड्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद आईज, नोज और माउथ थोड़े थोड़े से, पूरे तो नहीं मगर थोड़े थोड़े से दिखना शुरू हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर आप देखें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये होगा। और पहले जो है लिम्ब बर्ड्स बने थे, अब क्या होगा कि उसकी जगह पे टांगी और हाथ प्रॉपर बनना शुरू हो जाएंगे। फिंगर्स और टोज जो है वो वेब्ड होंगी, यानी कि हमारी फिंगर्स अलग अलग है ना, वो बच्चे की फिंगर्स चिपकी भी होंगी और उनके दरमियान में लेयर्स होंगी, ये मेम्ब्रेन्स होंगी। ये अगर जैसे ये एक हाथ है तो ये यहाँ पे दरमियान से चिपका होगा, इसको हम कहेंगे वेब्ड होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि अब बच्चे की हार्ट बीट आप
जब ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देंगे, हार्ट काम करना शुरू कर देगा, तो बच्चे की हार्ट बीट फील की जा सकती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ठीक है। फिर बोन्स बननी शुरू हो जाएंगी, नोज़ बनेगी, जॉ बनेगी, और एम्ब्रियो जो है इस वक्त मोशन में होगा, एम्ब्रियो हर वक्त मूव कर रहा है, मगर औरत अभी तक बच्चे के मूवमेंट को फील नहीं कर सकती इस टाइम पे, कि माँ फील नहीं कर सकती कि बच्चा इस वक्त मूव कर रहा है। फिर एम्ब्रियो से फीटस का बनना, 8वें हफ्ते के बाद जो है एम्ब्रियो को हम फीटस कह देते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि 3rd मंथ, लेकिन इस जगह पे आपकी बुक में लिखा है कि 8th वीक। 8th वीक का मतलब क्या है कि 2nd मंथ के एंड पे, तो वही बात हो गई ना कि 2nd मंथ के एंड पे, ठीक है, या 3rd मंथ के शुरू में, 3rd मंथ के टाइम पे हम एम्ब्रियो को फीटस कह देते हैं, ठीक है। अब जो है फीटस 1 से 1.5 इंच का होता है इस टाइम पे, जब तीसरा महीना ऑलमोस्ट शुरू हो गया, और सारे मेजर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स यानी कि उसका ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुका होता है। फिर 9 से 12वें हफ्ते में, 9th to 12th वीक में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर फीमेल है तो वेजाइना, और अगर मेल है तो टेस्टिस, स्क्रोटम और पीनिस बनेगा, ठीक है। फिंगर नेल्स और टो नेल्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। नाखून का बनना शुरू हो जाता है, आईलिड्स, आंखों की जो पतली है वो बनती है, और बेबी अब मूव ज़्यादा कर रहा है, फीटस की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, आर्म्स और लेग्स प्रॉपर बन जाते हैं, हाथ और नाखून, सारे पाँव के नाखून प्रॉपर बन जाते हैं, लेरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ट्रेकिया, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और कहते हैं कि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई कि फर्स्ट 12 वीक्स, पहले 12 हफ्ते, यानी कि पहला ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में फीटस जो बच्चा है वो बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत नाजुक होता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसलिए आपको जो है क्योंकि इस टाइम पे सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा डैमेज इसी वक्त हो सकता है अगर आप तंबाकू लें, ड्रग्स लें, या स्मोकिंग करें, या रेडिएशन करें लें, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरे कराएं, या एंटीबायोटिक इवन अगर आप खा लें जैसे बहुत ज़्यादा, या केमिकल्स ले रहे हैं, या किसी केमिकल वाली जगह में आप घूम रहे हैं, ठीक है। और even though the organs and body systems are fully formed by the end of 12 weeks, the fetus cannot survive independently. अब ये कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें पहले 3 महीनों में, पहले 8 से 12 हफ्तों के दरमियान हो रही होती हैं, तो उस वक्त बच्चा सबसे ज़्यादा नाजुक मरहले पे होता है, उसी वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इस वक्त आपने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। और फिर कहते हैं कि जो है 3 महीने तक बच्चे की मेजर ऑर्गन्स बन गए होते हैं, लेकिन हाँ बच्चा 3 महीने बाद ही पैदा क्यों नहीं हो जाता, 9 महीने क्यों लगते हैं, क्योंकि वो अभी तक प्रॉपर अपने एग्जिस्ट करने की हालत पे नहीं आया होता, कि वो इंडिपेंडेंटली खुद से ना रह नहीं सकता। ऑल्दो सब कुछ तीसरे महीने तक सारे ऑर्गन्स बन गए होते हैं, मगर उसे इंडिपेंडेंट होने के लिए और टाइम चाहिए होता है। अब हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की, ये सब कुछ जितने भी ब्लास्टोसिस्ट, फर्टिलाइजेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, कंसेप्शन, सब कुछ कब हो रहा था, प्लेसेंटा का बनना, सारा काम फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। अब मेजर काम हो गया, अब क्या हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब बात आती है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की। अच्छा, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर फीटस लुक्स क्वाइट ह्यूमन, सेक्सेस बिकम अपेरेंट एंड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में पता चल जाता है कि ये गर्ल है या बॉय है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको देख के बता सकते हैं। अगर फीमेल होगा तो उसमें गर्ल होगी, तो उसमें यूट्रस और ओवरीज होंगी, अगर मेल होगा तो उसमें टेस्टीज होंगी। अब मैंने क्या बताया था कि टेस्टीज जो है वो स्क्रोटम के अंदर होती हैं, और स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता उसके अंदर टेस्टीज बॉडी के अंदर होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वो टेस्टीज डिसेंड करके स्क्रोटम में बॉडी से बाहर आ जाती हैं, तो टेस्टीज डिसेंड करेंगी, नीचे आ जाएंगी। ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर द बेबी ग्रोज अबाउट 0.6 किलोग्राम एंड 0.3 मीटर्स लॉन्ग। पहले वो कितने का था, 1 kg का भी नहीं था, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो कितने का हो गया, वो ऑलमोस्ट 1 kg का, या चलो 0.6 किलोग्राम्स का हो गया, और उसकी लेंथ कितनी हो गई है, बड़ा कितना हो गया, वो 1.3 मीटर्स, ये दूसरे में हो गया। The sensory organs are almost completely developed. Fetus can hear, eyelids and lashes are quite apparent. The heartbeat of fetus can be felt through स्टेथोस्कोप। अब क्या होता है कि उसके सेंसरी ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान डेवलप हो जाते हैं, आई लैशेस डेवलप हो जाती हैं। अब वो फर्दर मतलब कि नफीस काम हो रहा है, उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन हो रही है, बारीक बारीक चीज़ें उसकी बनना शुरू हो जाती हैं, और आप स्टेथोस्कोप से भी फीटस की हार्ट बीट सुन सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड के जरिए सुन सकते थे, और सेकेंड
ट्राइमेस्टर में स्टेथोस्कोप पेट के साथ लगा के सुना जा सकता है, यूट्रस के अंदर बेबी की मौजूदगी का ऐलान देगा कि स्टेथोस्कोप से आपने हार्ट बीट सुन ली। The head is about half of the overall body size. Mother can feel movements of fetus and fetus moves around. Fingerprints beginning to develop. ठीक है, अब क्या हुआ कि बच्चा मूव करेगा तो अब माँ मूवमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में महसूस कर सकती है कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है। माँ मूवमेंट को पहले भी बच्चा मूव कर रहा था लेकिन वो माँ डिटेक्ट नहीं कर सकती थी, अब जो मदर है वो डिटेक्ट कर सकती है कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है। और इवन बच्चे के फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, जो डिज़ाइन स्पेसिफिक होते हैं। तो ये होगी सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात। नाउ कमिंग टू थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा बस ग्रोथ होती है, सब कुछ बन गया, सिर्फ उसको बड़ा करना है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या था, बॉडी का ऑलमोस्ट हाफ प्रोपोर्शन में सर था, ठीक है, यानी कि अगर इतनी बड़ी बॉडी है तो ये इंसान है तो इतना सा उसका सर होगा, बाकी बॉडी होगी। तो अभी उनको प्रोपोर्शंस में लाना है, बाकी बॉडी को भी बड़ा करना है, हाथ पाँव ट्रंक जितना एब्डोमेन है सबको ग्रो कराना है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉडी वेट इंक्रीजेज अबाउट 28 ग्राम्स पर डे, दैट इज डबल सेवरल टाइम्स, यानी कि हर रोज़ बच्चे का थर्ड ट्राइमेस्टर में हर रोज़ वो 28 ग्राम्स बढ़ रहा होता है। तो यानी हर रोज़ इतना ज़्यादा उसकी वज़न बढ़ रहा होता है। क्या मतलब है कि वज़न कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे होते हैं, माँ से प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह लेके सेल डिवीजन हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, इतना कि हर रोज़ 28 ग्राम वज़न बढ़ रहा होता है। आइज़ आर ओपन, सबक्यूटेनियस फैट बिगिंस टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है, आंखें खुल जाती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। पहले तो खाली आई बनी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में आईलिड का बनना, आई लैश का बनना, थर्ड में फिर आइज ओपन हो जाती हैं। सबक्यूटेनियस फैट मतलब सब क्यूटेनियस लफ्ज़ जो है वो स्किन को रिप्रेजेंट करता है, और सब मतलब नीचे, तो स्किन के नीचे मौजूद फैट जो होता है वो आ जाता है। आईलिड की खुलने के बाद बाकी पूरी जिस्म में जितनी भी स्किन है उसके नीचे थोड़ा थोड़ा फैट्स की लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ दिस ट्राइमेस्टर द फीटल हेड डिसेंड्स टुवर्ड्स द सर्विक्स, ठीक है। जब थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 9वां महीना थर्ड ट्राइमेस्टर का आखिर में होता है, 8वें 9वें महीने में जो हेड है वो सर्विक्स, ये यूट्रस था, यूट्रस का जो कैनाल है, बर्थ कैनाल, उसे हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। तो हेड इधर, बच्चे का सर इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो सर्विक्स की तरफ बच्चा यूं ग्रो कर रहा होता है और फाइनली उसका हेड यहाँ आ गया, ठीक है। आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी बेबी माइट बी अबाउट 18 to 20.5 inches एंड वेट 6 to 9 pound और अबाउट 3400 ग्राम्स। अब जब बच्चा पैदा हो गया है, बिल्कुल आखिर में 9th months पे, वो उसका इंच कितनी उसकी लेंथ है, 18 से 20 इंचेस उसकी लेंथ है और 6 से 9 पाउंड का, ठीक है। 6 to 9 LBs, LB का मतलब होता है पाउंड्स, ठीक है। तो पहले वो कितना था, 1 ounce का था, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 0.6 kg, थर्ड में हर रोज़ उसका वज़न 28 ग्राम्स बढ़ रहा था, और फोर्थ में जब फोर्थ ट्राइमेस्टर तो खैर होता नहीं है, थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड पे जब वो पैदा हो रहा है, जैसे ही पैदा होता है उस वक्त उसकी 6 से 9 पाउंड का बच्चे का वज़न होता है। तो यहाँ पे ये थर्ड ट्राइमेस्टर एंड हो गया क्योंकि बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी बॉर्न हो गया। अब बेबी की उसके बाद ग्रोथ किस तरह होगी वो अलग डिस्कशन है। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है, फीटस क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, उसकी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि ट्विन्स कैसे बनते हैं, क्या ऐसा होता है कि ट्विन्स बन जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के डिफरेंसेस वगैरह पे हमारी डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।